2016 में एक और प्रश्न जो इस टॉपिक से आया वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार कोई m द्रव्यमान का पिंड किसी r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में किस न्यूनतम वेग से प्रवेश करे कि वह चक्कर पूर्ण कर ले। तो क्या कर रहा है, नीचे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए देखा जाए तो ये अपने आप में एक हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन में ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति का जो डेरिवेशन था सीधे उसका एक फॉर्मूला है। और आपको ध्यान हो वहां पर हमने निकाली थी जो वैल्यू निकल के आती है न्यूनतम वेग जिससे वह सबसे बॉटम बिंदु पर सबसे निचले बिंदु पर प्रवेश करता है पिंड, उसका मान वेग का मान √5rg के बराबर होना चाहिए, जहां r वृत्त की त्रिज्या है और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और इसको हम चाहें तो यहां पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है, हमने कहा इस प्रकार से कोई एक ऊर्ध्वाधर वृत्त है और यहां पर कोई पिंड इस बिंदु पर प्रवेश करता है, तो इस बिंदु पर जब वो प्रवेश करेगा तो वहां पर उसका वेग क्या होगा, v b, क्योंकि बॉटम बिंदु है। तो यहां से घूमते हुए ये टॉप में जब पहुंचेगा तो कहते हैं इस बिंदु पर इसका जो वेग होगा मान लेते हैं वो है vt। तो कहते हैं इस vb का कितना न्यूनतम मान होना चाहिए कि ये इस बिंदु पर इसका वेग बन करके ये अपना वृत्त का पूरा एक चक्कर लगा पाए, ये हमें ज्ञात करना होता है। तो काफी आसान है, यहां पर हम चाहें तो एक बार दोबारा से सॉल्व करके आपको दिखा सकते हैं कि ये वृत्त का यदि केंद्र है O, तो O से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये होगी r, और इसी O बिंदु से लेकर के इस सबसे ऊपरी बिंदु तक की टॉप पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, r। आपको ध्यान हो यहां पर हम प्रयोग करते थे ऊर्जा संरक्षण के नियम का उपयोग करते थे कि निचले बिंदु पर जो कुल ऊर्जा होगी, आंतरिक ऊर्जा होगी, वो बराबर होनी चाहिए सबसे ऊपरी बिंदु पर कुल ऊर्जा के। यानी कि सबसे निचले बिंदु पर जो कुल ऊर्जा होगी कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कहां पर, बी पर, बराबर होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहां पर, इस टी बिंदु पर। ये हमारा कौन सा बिंदु है, मान लेते हैं ये बी पॉइंट है और यह वाला बिंदु कौन सा है, हमारा टी पॉइंट है, इस पर बराबर होनी चाहिए। तो बस इस बेसिक फार्मूले को यूज करेंगे इस बिंदु पर, क्योंकि यह क्या है हमारा यहाँ पर क्षैतिज है, इसलिए इस पर स्थिति ऊर्जा तो क्या होगी, शून्य। गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 mv/b² के, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। काइनेटिक एनर्जी स्टॉप पॉइंट पर क्या होगी, 1/2 mv/t², क्योंकि कुछ ना कुछ वेग तो जरूर होगा, अगर वेग नहीं होगा तो ये तो यहीं पर क्या होगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। कुछ ना कुछ वेग अवश्य होगा इसमें, तो vt प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर जाता है इसकी गति ऊर्जा कम होती रहती है, स्थिति ऊर्जा बढ़ती रहती है। तो इस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, पिंड की क्षैतिज से ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितनी होगी, r + r 2r। स्थिति ऊर्जा होती है m × g × h की जगह क्या आ जाएगा 2r, इसके बराबर होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/2 mv/b² बराबर 1/2 mv/t² प्लस 2m × g × r के बराबर आ गया। अब हमें यहां पर vt की वैल्यू निकालनी है एक, यदि vt की वैल्यू निकल जाए तो vb का मान हमारे को प्राप्त हो जाएगा। vt क्या है, इस टॉप बिंदु यानी कि t पॉइंट पर, ये जो हमारा t बिंदु है टॉप में, उस पर क्या है, वेग है। अब यहां पर हम देखते हैं कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पिंड होगा उस पर नीचे की ओर एक बल कार्य करेगा जो कि इसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। साथ ही यहां पर हम कह सकते हैं एक फोर्स और कार्य करेगा जो कि हमारा होगा केंद्र की तरफ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। आप कह सकते हैं ये तनाव बल भी कह सकते हैं, आप चाहे इसको t से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये क्या होता है, तनाव बल होता है, जो डोरी हमारी है या फिर जो पिंड है, पिंड यदि किसी चीज में बंधा हुआ ही होगा तो जो वो करेगा तो एक प्रकार से तनाव बल कह लीजिए, वो नीचे की ओर काम करेगा। तो ये वाला जो टी होगा, दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, और पिंड जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो आप जानते हैं उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो इसका अर्थ है कि जब बिंदु टी पर था पिंड, लिखते हैं टी पर, तो इस पर दो बल कार्य कर रहे थे, पहला mg और दूसरा टी। तो पहले आ गया, यह बराबर किसके हो जाएगा, अभिकेंद्र बल, क्योंकि पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है जो कि अभिकेंद्र बल होता है। हमने हमेशा बताया अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, इसका स्रोत अन्य बल है। तो यहां पर इसके दो स्रोत हैं, एक तो mg पिंड का भार और दूसरा है डोरी का जो तनाव होगा। तो यानी कि यह बराबर होगा अभिकेंद्र बल के, जिसका सूत्र होता है mv²/r, और सबसे टॉप पर वेग कितना है, vt है, तो mvt²/r के बराबर होगा। अब यहां पर हमें प्रश्न में बोला है कि न्यूनतम वेग,
तो यदि आप चाहते हैं कि बॉटम पर, सबसे निचले बिंदु पर वेग न्यूनतम हो, वह न्यूनतम वेग जिससे ये पिंड जस्ट क्या करे, वृत्त का चक्कर पूरा लगा दे, तो यहां पर न्यूनतम वेग के लिए स्टॉप बिंदु पर तनाव का मान 0 होना चाहिए। तो लिखते हैं न्यूनतम वेग के लिए निचले बिंदु पर, या बी पर लिख लेते हैं, बी पर न्यूनतम वेग के लिए टी पर तनाव बल, ये तनाव बल होता है, टी का मान 0 होना चाहिए। ये वैल्यूज यहां रख दें तो क्या आ जाएगा, एम जी बराबर एम वी टी स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम कट गया, आर की यहां गुणा कर दें तो आर गुणा जी बराबर वी टी स्क्वायर। इस वी टी स्क्वायर का ये मान यदि हम यहां पर रख दें, ये सेम ही रख लेगा, आप यहां पर स्मॉल टी है तो स्मॉल टी ही इसको रख लेना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो वी टी स्क्वायर का मान यदि यहां रख दें तो क्या आ जाएगा, 1/2 एम वी बी स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर 1/2 एम वी टी स्क्वायर। वी टी स्क्वायर का मान कितना है, आर जी पे लिख लेंगे इंटू आर इंटू जी प्लस 2 एम गुणा जी गुणा आर। तो आप यदि इसको सॉल्व करें तो देखिए एम से एम तीनों तरफ कट गए, हमें तो वी बी स्क्वायर चाहिए, तो वी बी स्क्वायर बराबर 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी, तो 2 हमने बाहर ले लिया, 2 बाहर, अंदर क्या बच गया, यह आ गया आर जी अपॉन 2 प्लस 2 जी आर या आर जी। 2 के अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2 गुणा आर जी बटे 2 प्लस 2 के अंदर 4 जी आर, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा, आर जी आर 4 आर जी, यानी कि आ गया 5 आर जी। ये किसके बराबर है, वी बी स्क्वायर के बराबर। तो इसका अर्थ है वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से यदि निकालें वी बी, ये वी बी स्क्वायर बराबर है 5 आर जी, तो वी बी बराबर हो जाएगा √5 आर जी के बराबर होगा। और इस हिसाब से देखा जाए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यदि आपको यह याद है तो आप इसे आसानी से यहीं पर सही करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको नहीं याद है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेशन होती है, आगे काफी चीजों में क्या होगा, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 2016 में एक और प्रश्न जो इस टॉपिक से आया वो इस प्रकार से है, इसके अनुसार किसी कण पर 4i + 3j न्यूटन बल लगाने पर वह बिंदु 2i + 5j से बिंदु 4j + 3k तक विस्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया में बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें W को कैलकुलेट करना है। हमें क्या क्या दे दिया, हमें फोर्स दे दिया है, हमें पहले की स्थिति दे दी यानी कि इनिशियल पोजीशन दे दी, हमें फाइनल पोजीशन दे दी है, 3 चीजें हमें दी हुई है। तो वैल्यूज रखते हैं। दिए गए बल का मान है 4i + 3j, यह है 4i + 3j, ये किसके बराबर है, न्यूटन में है। सेकेंड हमें दे दिया 2i + 5j, पहला बिंदु -2i + 5j, और दूसरा बिंदु दे दिया 4j + 3k, अगला दे दिया 4j + 3k, ये हमें फाइनल दे दिए। तो तीनों को i j k में यदि रिप्रेजेंट करें तो प्लस इसको लिख सकते हैं 0k, और इसको लिख सकते हैं i j + 0k, और इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसमें i नहीं है तो 0i, इस प्रकार से रख सकते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो कार्य निकालना है। तो कार्य का सीधे फार्मूला होता है, चूंकि W बराबर क्या होता है, F × ΔR, तो ΔR की हमको वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो ΔR क्या निकल जाएगा, ΔR बराबर होता है RF - RI। तो RF की वैल्यू कितनी है, ये हमको दी हुई है 0i + 4j + 3k, इसमें से माइनस कर देनी है RI को, जो कि -2i + 5j + 0k। तो देखें ये आ जाएगा 0i + 4j + 3k, माइनस से खोल दें तो +2i - 5j - 0k। तो ये 0k है, ये 0i है, ये 2i है, तो टोटल क्या आ जाएगा 2i, प्लस ये 4j है, ये 5j है, 4j प्लस का है, 5j माइनस का है, तो यह बच जाएगा -j।
और ये 3k प्लस का है, ये 0k है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 3k। तो हमें डेल्टा आर की वैल्यू यहां पर पता चल गई है। अब हम इस फार्मूले में डेल्टा आर की वैल्यू लगा दें तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है, 4i प्लस 3j प्लस 0k, 4i प्लस 3j प्लस 0k। इसमें मल्टीप्लाई करनी है डॉट प्रोडक्ट में, 2i माइनस जे प्लस 3k, 2i माइनस जे प्लस 3k, 2i माइनस जे प्लस 3k, इस प्रकार से। अब इसके बाद कैपिंग अपने आप लगा लीजिएगा, इस प्रकार की जो कैपिंग है सब में स्वयं लगा लीजिएगा। अब जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो केवल i की i में मल्टीप्लाई होगी, j की j में और k की k में, ध्यान रखिएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 2, तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, साथ में आ जाएगा i डॉट i प्लस ये आ गया 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 और j डॉट j, क्या आ जाएगा j डॉट j। इसी प्रकार ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 3 और साथ में आ जाएगा k डॉट k, ऐसे आ जाएगा। हम जानते हैं i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k, सब 1 के बराबर होते हैं, तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3 माइनस का 3, 0 की करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, तो 8 में से 3 गया आ गया 5, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कार्य निकाल रहे हैं, इसलिए इसका मात्रा क्या होगा, जूल होगा, जूल के बराबर होगा। तो किया गया कार्य जो इस स्थिति में होगा 5 जूल के बराबर होगा। काफी आसान प्रश्न है, एक पहला प्रश्न भी हम ऐसे ही पिछली बार भी एक प्रश्न कर चुके हैं। तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। 2016 में ही इस टॉपिक से एक और जो प्रश्न आया था इस प्रकार से है। इसके अनुसार दो सर्वसम गेंदों ए तथा बी के वेग क्रमशः 0.5 मीटर प्रति सेकंड तथा माइनस 0.3 मीटर प्रति सेकंड है। ये एक रेखा के अनुदिश चलते हुए टकराती है। यदि यह टक्कर प्रत्यास्थ है तो इस टक्कर के पश्चात बी तथा ए के वेग क्रमशः होंगे। तो किस किस के वेग बोल रहा है, बी तथा ए के वेग क्रमशः, यानी कि पहले हमें आंसर में बी का वेग बताना है, फिर क्या बताना है, ए का वेग बताना है, ये हमें याद करना है। अब क्या क्या चीजें कही है, इसने को दो गेंदें हैं, दोनों सर्वसम हैं। सर्वसम का अर्थ है कि यदि पहली गेंद का द्रव्यमान m1 है और दूसरी का द्रव्यमान m2 है तो ये आपस में बराबर होंगी, m के बराबर होंगी। सर्वसम का इसका ये अर्थ है। अब साथ ही क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a तथा b 0.5 मीटर प्रति सेकंड तथा माइनस 0.3 मीटर प्रति सेकंड, तो ये जो वेग है va वो बराबर है 0.5 मीटर पर सेकंड और जो vb है वो बराबर माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड है। तो किस प्रकार से करेंगे, पहले प्रश्न को समझें, काफी आसान प्रश्न है। ये दो बॉलें हैं, एक बॉल ये है, एक बॉल मान लेते हैं ये है। यह बॉल इस दिशा में जा रही है तो मान लेते हैं ये ए गेंद है जिसका वेग v है। तो दूसरी जो बॉल है उसका वेग है 0.3 और उसके आगे माइनस का निशान का अर्थ है कि इसकी दिशा ये वाली है जो vb है, यह है माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड और va का मान दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का निशान बता रहा है कि यदि ये इस दिशा में है तो दूसरी इसकी विपरीत दिशा में इधर की ओर आ रही है, तभी तो ये आपस में टकराएंगे। अब इन दोनों के जो द्रव्यमान है वो समान है, साइज भी लगभग बराबर बना देते हैं। ये बी बॉल है, यदि इसका द्रव्यमान m है तो इसका द्रव्यमान भी m है। अब जब टक्कर लगाएंगे तो हमारा एक नियम कहता है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो पिंड का कुल संवेग संरक्षित रहता है। साथ ही जब ये दोनों के दोनों पिंड आपस में टकराएंगे तो इसमें कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, यह अपने आप में एक ऐसे निकाय की रचना कर रहे हैं जिसके दो कण हैं, दो पार्टिकल हैं और यह आपस में टकरा रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि दोनों के द्रव्यमान समान हैं। यदि दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं और तब कोई दो पिंड आपस में टकराते हैं तो उनके जो वेग होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, उनके वेग बदल जाते हैं। तो जब ये टक्कर लगाएंगे, ए और बी ने यहां पर टक्कर लगाया, ए और बी ने, उसके बाद ये जब चलेंगे तो इस वाले ए इस दिशा में चलेगा, किस वेग से, vb वेग से, यानी कि जो va का जो वेग होगा वो बराबर होगा जो vb का था, यानी कि 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि vb इस दिशा में आ रहा था तो इसलिए va की दिशा भी इसी दिशा में होगी, यानी कि माइनस करके इस दिशा में चलेगा। तो va टक्कर के बाद इस दिशा में चलेगा और vb इस दिशा में चलना लग जाएगा। तो va पहले इस दिशा में चल रहा था, अब उस दिशा में कौन चल रहा है, vb चल रहा है।
और वीबी का वेग किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ रही होगी कि जब टक्कर लगाएंगे, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान समान है, तो दोनों के वेग इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। जो ए का वेग होगा वो बी को मिल जाएगा और जो बी का वेग होगा वो ए को मिल जाएगा। अब उसने क्या कहा था, पहले बी का वेग बताना है तब ए का वेग बताना है। तो बी का वेग कितना हो गया 0.5, बी का वेग क्या है 0.5 मीटर पर सेकेंड, और ए का वेग क्या है वो ये वाला हो गया ए का वेग, तो ये हो गया 0.3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा को हमने धनात्मक माना था, इस दिशा को ऋणात्मक, इसलिए माइनस हो गया। इस हिसाब से आंसर देखें तो बी का वेग है 0.5, तो 0.5 का आप देखिए सी पोर्शन बिल्कुल सही है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड तथा -0.3 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि कौन सा आंसर सही है, सी आंसर, जो सी ऑप्शन विकल्प दिया है वो बिल्कुल सही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न था, यदि आपको समझ में आता तो आप विद इन 5 सेकंड इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। 2016 में इसी टॉपिक से जो प्रश्न आए वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार 400 मीटर प्रति सेकंड के 36 वेग से चलती हुई 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 2 किलोग्राम द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके से टकराती है। यह गुटका एक 5 मीटर लंबी हल्की अवितान्य डोरी से लटका है। यदि गोली के टकराने के परिणाम स्वरूप गुटके का गुरुत्व केंद्र 10 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर उठ जाता है तो गुटके से क्षैतिज दिशा में बाहर निकलने पर गोली की चाल होगी। यह हमें ज्ञात करना है। तो क्या क्या चीजें हमें दी हुई है, 400 मीटर प्रति सेकंड के 36 वेग से चलती हुई 10 ग्राम की एक गोली, तो हमें द्रव्यमान दे दिया किसका, बुलेट का, ये कितना है 10 ग्राम, किलोग्राम में बदले तो 10/1000 किलोग्राम। इसका हमें वेग भी दे दिया है, प्रारंभिक वेग कहेंगे ub बुलेट का, तो ये हमारे को दे दिया कितना 400 मीटर पर सेकेंड, ये b मतलब बुलेट है। और एक लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान, तो लकड़ी का गुटका है उसका द्रव्यमान है, तो हम लिख सकते हैं वुडन होता है, यानी कि वुड, यानी कि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान दे दिया 2 किलोग्राम, और प्रारंभ में ही क्या रहा होगा, 0 पे रहा होगा, तो UW बराबर क्या गया 0। अब क्या कह रहा है, ये इसकी कंडीशन यदि बनाएं तो ये लकड़ी का गुटका ऐसे है, यहां पर लटका हुआ है, ये लकड़ी का गुटका है, यानी कि वुडन ब्लॉक है, और यहां से चलती आ रही है एक गोली, यानी कि जिसे हम बुलेट कह रहे हैं, ये इस दिशा में चलती हुई आई, जब ये इससे टकराई तो यह गुटका यहां से उछल करके थोड़ा यहां तक पहुंच गया। तो हम क्षैतिज को ये बनाएं तो यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई दे दी, ये ऊंचाई ये हमको दे दी 10 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो हमको दे दी 5 मीटर लंबा है। तो हमें ये बताना है कि जब ये बुलेट बाहर निकलेगी, ये बुलेट बाहर की ओर निकलेगी, तो इस क्षण इसका वेग क्या होगा, यानी कि VB हमें ज्ञात करना है, बुलेट का वेग ज्ञात करना है। यहां पर बुलेट का वेग क्या था UB, यहां पर वुडन का स्टार्टिंग में वेग कितना रहा होगा, जिसे हम कहते हैं U, क्योंकि ये हमारा क्या है वुडन ब्लॉक है, तो UW बराबर 0, और इसका द्रव्यमान भी हमें दिया है, ये द्रव्यमान दिया है 2 किलोग्राम। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। इसमें आप यदि ध्यान दीजिए तो गोली यहां से चल के आ रही थी, वुडन का या लकड़ी का गुटका लटका हुआ था, ये दोनों आपस में टकराए और गुटका क्या हो गया, ऊपर की ओर उछल गया। जब गुटका ऊपर की ओर उछला तो गोली फिर आगे निकल गई। तो यहां पर कोई बाहर से कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है कि यह दोनों अपने आप में एक निकाय की भांति काम करेंगे। एक ऐसा निकाय जिसमें क्या है, 2 कण है, 2 पिंड हैं, ये एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं। और हम जानते हैं यदि किसी निकाय पर बाहर से कोई बल कार्य न करे तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो यहां पर लगेगा संवेग संरक्षण का नियम। तो क्या लगेगा, हम लिखते हैं संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, प्रारंभ में जो कुल संवेग होता है वह बराबर होता है बाद में कुल संवेग के। प्रारंभ में कुल संवेग, 2 पिंड है तो दोनों का संवेग क्या होगा, यह है बुलेट यानी कि गोली, इसका द्रव्यमान क्या है mb, तो संवेग क्या होगा mb uv प्लस प्रारंभ में गुटके का द्रव्यमान कितना है mw, तो इसका संवेग क्या होगा mw और इसका वेग क्या होगा uw बराबर, ये तो प्रारंभ में संवेग है। बाद में संवेग क्या हो जाएगा, गोली का द्रव्यमान क्या है mb और इसका वेग क्या हो जाएगा vb
प्लस गुटके का द्रव्यमान कितना है एम डब्ल्यू और इसका वेग क्या हो जाएगा वी डब्ल्यू। तो हमें वी बी का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर आप देख रहे हैं यू डब्ल्यू बराबर किसके है 0 के बराबर है, तो ये पद तो 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एम बी यू बी बराबर एम बी वी बी प्लस एम डब्ल्यू वी डब्ल्यू। अब हमें इस वी डब्ल्यू के मान को भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसने कहा जब ये बुलेट टकराई तो ये कितने मीटर ऊपर चले गया, इतने मीटर ऊपर चले गया। तो जस्ट टक्कर के बाद जो इसकी गतिज ऊर्जा थी वो परिवर्तित हो गई किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो लिखते हैं गुटके पर टक्कर के बाद जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा 1/2 एम इसका एम डब्ल्यू और साथ में आ जाएगा वी बी 1/2 एम वी बी स्क्वायर, वी बी नहीं डब्ल्यू स्क्वायर, क्योंकि गुटके का ही हम वेग ले रहे हैं, बराबर होगा इस गुटके द्वारा जो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करी जो कि एम जी और एच के बराबर होगी, और एच कितनी है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो वैल्यूज यदि रखें तो क्या आ जाएगा, देखिए एम डब्ल्यू से तो एम डब्ल्यू कट जाएगा, तो वी डब्ल्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी 2 जी एच के बराबर आ जाएगा। तो वी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा √2 GH। वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणा जी का मान 9.8 गुणा एच कितना ऊपर उठाया ये 10 सेंटीमीटर, यानी कि एच कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलें तो 10/100 यानी कि 0.1 मीटर। ये वैल्यू यहां रख दें एच की, तो 0.1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 18 सॉरी 2 × 8 = 16, 2 × 18 और 1 19, तो 19.6 आ जाएगा। 2 × 8 = 16, 2 × 18 और 1 आ गया 19.6 और डेसिमल हमारा ये आ जाएगा 1.96। ये आप जानते हैं 14 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं वी डब्ल्यू का मान आ गया 1.4 और क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये जो लकड़ी का गुटका था इसका वेग पता चल गया। इसके वेग को यदि यहां रख दें तो ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, केवल वी बी का मान हमको ज्ञात करना वो निकल जाएगा। तो अब यहां पर वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा, देखिए यह आ जाएगा एम बी यू बी, यह आ जाएगा एम बी यू बी बराबर एम बी वी बी, यह आ जाएगा एम बी वी बी प्लस एम डब्ल्यू वी डब्ल्यू, एम डब्ल्यू वी डब्ल्यू। वैल्यूज पुट करें, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो एम बी वी बी को यहां रख दिया और इसको थोड़ा सा सही तरीके से कर लें। इधर की ओर आ जाएगा एम बी यू बी और ये एम बी वी बी इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस एम बी वी बी। अब वैल्यू रखते हैं एम बी यानी कि बुलेट का द्रव्यमान, बुलेट का द्रव्यमान कितना दिया है हमें एम बी 10 ग्राम यानी कि 10/100 सीधे लिख लेंगे 10/1000 है, 10/1000 किलोग्राम मल्टीप्लाई यूबी का मान कितना दिया है यानी कि गोली का प्रारंभ वेग 400 लिख लिया 400 माइनस एमबी यानी कि फिर बुलेट का देखिए यहां फिर गड़बड़ हो गया, एमबी वीबी इधर है, ये एम डब्ल्यू ये आएगा इधर एम डब्ल्यू वी डब्ल्यू, ये बी और डब्ल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ध्यान जरूर दीजिएगा। यह गया एम डब्ल्यू वी डब्ल्यू, एम डब्ल्यू यानी कि गुटके का द्रव्यमान, तो गुटके का द्रव्यमान कितना था 2 किलोग्राम, तो लिख लिया 2 गुणा वी डब्ल्यू का मान निकाला अभी हमने 1.4, तो यह गया 1.4। ये क्या आ गया एम बी वी बी, तो हमें तो वी बी का मान निकालना है ना, तो एम बी का मान कितना है, एम बी का यानी कि बुलेट का द्रव्यमान है 10/1000 यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद ही में लिखते हैं, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं एम बी वी बी। तो देखिए ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 से 0 हो गया, यह गया 4 माइनस 2 की 1.4 में करें तो 2.8 आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एम बी का मान 10 बटे कितना है 1000 और साथ में क्या आ जाएगा वी बी, तो 0 से 0 काट दी 100 आ गया, 4 में से 2.8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 और 100 की यहाँ पर गुणा कर दीजिए 100 बराबर किसके आ जाएगा वी बी के बराबर, तो वी बी बराबर क्या आ जाएगा
1.2 में 100 के गुणा होंगे तो ये आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ गोली जब बाहर निकलेगी ये बुलेट तो इसका वेग कितना होगा, 120 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इस हिसाब से हम देखें तो जो ऑप्शन डी है हमारे पास वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करें। 2017 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया इस प्रकार से, इसके अनुसार 1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा के पानी की एक बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिरती है और भूतल पर 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से टकराती है। यदि g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर स्थिर रहे तो गुरुत्वीय बल तथा वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो ये हमें याद करना है। क्या क्या दिए हैं कि वर्षा की बूंद का भार हमें दे दिया, यानी कि m हमें दे दिया, वो दे दिया 1 ग्राम। तो 1 ग्राम का मतलब हो गया 10 की घात -3 किलोग्राम। 1/1000 ग्राम यानी कि 10 की घात -3 किलोग्राम। कितने ऊंचाई से गिर रहा है, 1 किलोमीटर, यानी कि h हम कह लेते हैं, h का मान है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कि 10 की घात 3 मीटर के बराबर होगा। सेकंड आगे क्या कह रहा है ये कि जब वो भूतल पर गिरती है तो उसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो आप ये समझिए जब वो जो बारिश की बूंदें जब बादल में जो हम कह सकते हैं जल के जो छोटे छोटे कण होते हैं एक दूसरे के समीप आते हैं, उस समय उनका जो आपस में मिल करके वो बूंद का निर्माण करते हैं, उस समय उनका जो वेग होता है हम 0 लेते हैं, यानी कि विरामावस्था में होती है। यानी कि u1 का मान है 0 और u2 जब पृथ्वी से टकराई तो उसका जो मान है वो है 50 मीटर प्रति सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड इन्होंने दिया हुआ है। और साथ ही कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण g का मान आपको स्थिर ज्ञात करना है, कांस्टेंट रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो अब क्या चीजें कह रहा है, एक तो आपको कार्य ज्ञात करना है, 2 स्थितियों में कार्य ज्ञात करना है। पहला गुरुत्वीय बल के कारण तो Wg, और प्रतिरोधक बल के कारण, प्रतिरोधक बल मतलब वायु क्या लगाएगी, जब बूंद नीचे गिरेगी तो उस पर प्रतिरोध बल लगाएगी जिसे रेसिस्टिव फोर्स कहते हैं। इन दोनों के कारण किए गया हमारे को कार्य को ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे हम, इन दोनों कार्यों को मिलाकर के हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के W बराबर हो जाएगा Wg प्लस WR के बराबर होगा। हम डायग्राम बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये एक बूंद है, ये क्षैतिज तल है, इस क्षैतिज तल से इसकी जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं h है। जब बूंद यहां से गिरना शुरू हुई तो इसका प्रारंभ में वेग था 0। जब ये यहां जल पे टकराई तो उस समय उसका वेग था 50 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये नीचे की ओर आएगी तो एक तो इस पर बल कार्य करेगा जो कि गुरुत्व बल के बराबर होगा, यानी कि Wg जो कि mgh के बराबर होगा। एक तो ये बल कार्य करेगा और एक इस पर यह बल तो क्या होगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। एक बल इस पे ऊपर की दिशा में कार्य करेगा, जो बल कह लीजिए उससे जो कार्य उत्पन्न होगा, और वह बराबर क्या होगा WR। तो इस WR को, रेसिस्टिव फोर्स को हमें ज्ञात करना है। एक बल गुरुत्व बल नीचे की ओर कार्य करेगा, और हम जानते हैं जो घर्षण बल होगा या उसकी गति का विरोध वाला जो बल होगा प्रतिरोधक बल, वो ऊपर की दिशा में कार्य करेगा। तो यहां हम इस्तेमाल करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होती है उसके बराबर होता है। तो किया गया कार्य कुल किसके बराबर है, Wg प्लस WR। Wg प्लस WR बराबर गतिज ऊर्जा, यहां पर गतिज ऊर्जा कितनी थी, 1/2 mu स्क्वायर। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर के बराबर होगी। u की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये पद तो क्या हो गया 0। तो क्या आ गया Wg प्लस WR बराबर 1/2। m क्या है, बूंद का द्रव्यमान, और बूंद का द्रव्यमान किसके बराबर है, हम जानते हैं ये है हमारा है 10 की घात -3, 10 की घात -3 मल्टीप्लाई v क्या है उसका वेग, वेग कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड, तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यह आ गया Wg प्लस WR का मान यदि निकालें तो यह आ जाएगा 1/2 गुणा 10 की घात -3 है, यानी कि 1/1000 हो जाएगा। ये तो 10 की घात 3 नीचे आएगी हर में, तो 10 की घात +3 हो जाएगी, यानी कि 1000। और ये 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 गुणा 50। 0 0 से 0 0 2 काट दिया, 5 पंजे 25, 25 में 2 का भाग देंगे 2.5, और 2.5 का भी आधा करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। तो कितना आ गया, Wg प्लस WR का मान आ गया 1.25। अब
हम जानते हैं डब्ल्यू जी का मान तो mgh होता है, ये तो हमें पता है। डब्ल्यू आर के पास हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि जैसा हम डब्ल्यू जी का हमारे पास फार्मूला है कि गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य, तो वह हमको पता है mgh के बराबर है, लेकिन डब्ल्यू आर का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा इस समीकरण से। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं चूंकि डब्ल्यू जी बराबर है mgh के, तो वैल्यू निकालें। m का मान, बूंद का द्रव्यमान कितना है 10 की घात -3 किलोग्राम। g का मान इन्होंने कहा है 10 रखना है। h कितनी है, हम देख रहे हैं 10 की घात 3 मीटर, 10 की घात 3 मीटर, 10 की घात +3, 10 की घात -3, 0 हो जाएगा, 10 की घात 0, तो क्या बच गया 10। तो डब्ल्यू जी बराबर आ गया 10 जूल के। तो डब्ल्यू जी का मान इस समीकरण में रख लें तो डब्ल्यू आर पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि डब्ल्यू आर बराबर हो जाएगा 1.25 माइनस, ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू जी इधर चले जाएगा, माइनस डब्ल्यू जी। तो डब्ल्यू आर बराबर 1.25 माइनस डब्ल्यू जी का मान 10 जूल। तो 10 में से 1 गया, 9 आ गया, और 0.25 गए तो यह गया 8.75। लेकिन ध्यान रखना है आपने, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो किया गया कार्य है, इस लगाया गया जो बल है वो ऊपर की दिशा में, जैसा कि हमने दिखाया है। तो इस प्रकार से हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। डब्ल्यू जी का मान 10 जूल और डब्ल्यू आर का मान 8.75। अब देखिए किस क्रम में इन्होंने पूछा था प्रश्न में। पहला पूछा था गुरुत्वीय बल, तो गुरुत्वीय बल हो गया 10 जूल, और फिर प्रतिरोधक बल 8.75। इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा जो लास्ट का डी पार्ट है, कि पहला 10 जूल और बाद का -8.75 जूल बिल्कुल सही है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। आपको कोई भी ऐसा प्रश्न आए जिस प्रश्न में, जैसे यहाँ पर रेसिस्टिव फोर्स आपको निकालना था, यानी कि प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य आपको ज्ञात करना था, तो उसके लिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ बेसिक चीजों का यूज करके तब उसे कोरिलेट करके इसे निकाल सकते हैं। तो आप फिर नोट कीजिए। 2017 में इसी टॉपिक से एक और जो प्रश्न आया इस प्रकार से, इसके अनुसार के बल नियतांक की किसी स्प्रिंग को 1:2:3 की लंबाइयों में काट दिया जाता है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर नया बल नियतांक के डैश है तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर बल नियतांक के डबल डैश हो, तो के डैश अनुपात के डबल डैश होगा, और 4 ऑप्शन में दिए। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, इसने कहा कोई एक ये स्प्रिंग ली हमने, इसको 3 हिस्सों में काट दिया, 1, 2, 3, और इनका अनुपात क्या, 1:2:3। इसमें क्या कर दिया, इनकी कटिंग कर दी। अब कहता है कि इन तीनों को 2 बार में जोड़ा जा रहा है। 2 बार में मतलब हम कहें कि पहला हमने किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ रहे हैं, और सेकंड हम कब जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यदि श्रेणी क्रम में जो हमारा परिणामी कह सकते हैं जिसे बल नियतांक के डैश हो, और समांतर क्रम में के डबल डैश हो, तो इन दोनों का अनुपात होगा, यह हमें ज्ञात करना। आपको यहां पर एक बात पता होनी चाहिए, जब किसी स्प्रिंग को कटिंग की जाती है, और कटिंग में जैसे ये हमारे को दे दी 1:2:3, ये 1:2:3 ना होकर के यदि ये होते N1:N2:N3 की लंबाई, इस अनुपात में जैसे काटते, तो किसी भी एक का बल नियतांक मान लेते हैं, इस वाले हिस्से का बल नियतांक मान लेते हैं K1 है, इस हिस्से का बल नियतांक K2 आया, इसका आया K3। तो आपको ध्यान रखना है जो K1 होगा, कुल मिलाकर के जो आप कह सकते हैं K1 बराबर होना है, वह बराबर हमारा होगा K1 प्लस K2 प्लस, सॉरी K1 नहीं, ये आ जाएगा N1 प्लस, ये N1 N2 N3 रेशियो में काटा है, N1 प्लस N2 प्लस N3 बटे किसका निकाल रहे हैं, 1 का निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा N1, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किस में, स्प्रिंग का प्रारंभ में बल नियतांक कितना था, K था, तीनों का K ही तो था स्टार्टिंग में, तो साथ में क्या आ जाएगा K। तो यह फार्मूला आपने यूज करना है, यह आपको पता होना चाहिए कि जब स्प्रिंग को काटा जाता है तो उसके किसी भी एक हिस्से का जो बल नया बल नियतांक होगा K1, वो उस हिस्से का अनुपात प्लस दूसरे हिस्से का अनुपात प्लस तीसरे का हिस्से का अनुपात बटे उस हिस्से का अनुपात, और जो मूल बल नियतांक है K, उससे मल्टीप्लाई करके प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार K1 का मान होगा, इसी प्रकार K2 का मान होगा, यह होगा N1 प्लस N2 प्लस N3 बटे N2 आ जाएगा इंटू K।
और इसी प्रकार K3 का मान भी ऐसे ही होगा N1 प्लस N2 प्लस N3 बटे N3 इंटू K। तो इन फार्मूलों से K1, K2, K3 की वैल्यूज निकालेंगे। तो K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए K1 N1 प्लस N2 प्लस N3, और N1 का मान कितना है 1, N2 का मान 2, N3 का मान 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बटे क्या आ जाएगा N1 कितना है 1 इंटू क्या आ गया हमारा K, और K की वैल्यू हमारे को दी हुई है, ये K की वैल्यू K ही है, तो ये आ गया K। तो क्या आ गया K1 बराबर 3 और 3 6, तो 6K आ गया। K2 निकाल लें तो वही आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 बटे N2, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 बटे 2 K। तो K2 बराबर कितना आ गया 3 और 2 5 और 1 6, 6 में 2 को भाग देंगे तो 3K आ गया। तीसरा निकाल लें K3, वह भी सूत्र क्या होगा N1 प्लस N2 प्लस N3 बटे N3, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 बटे 3 इंटू K। तो K3 हमारे पास कितना आ गया, यह आ गया 6 बटे 3 यानी कि 2K। तो आपको K1 यानी कि पहली कटिंग का जो हिस्सा है इसका पता चल गया, दूसरे का भी पता चल गया और तीसरे का भी पता चल गया। अब निकालना आसान है। अब कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम। जब श्रेणी क्रम में इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ये हमने कहा ये पहली स्प्रिंग थी, इसमें दूसरी स्प्रिंग जोड़ दी और इसमें तीसरी स्प्रिंग जोड़ दी, ये आगे। इसका बल नियतांक कितना है K1, इसका K2, इसका K3। तो कुल बल नियतांक श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो कुल बल नियतांक 1/K डैश, परिणामी K डैश का है, इसमें श्रेणी क्रम में क्या है K डैश, और समांतर क्रम में कितना का है K डबल डैश। तो परिणामी बल नियतांक जो K डैश होगा उसका 1/K डैश इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 के बराबर होगा। तो वैल्यूज रख लेंगे। 1/K1 का मान कितना है 6K, लिख लेंगे 6K। K2 का मान 1/K2 का मान हमारा निकल के आया था 3K, और K3 का मान हमारा निकल के आएगा 2K प्लस 1/2K 1/K डैश। तो तीनों का एलसीएम हम ले लेते हैं, ये हम सीधे 6K ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 1/K डैश बराबर इतना। तो ये कुल मिला के कितना आ गया 6 बटे 6K, 6 से 6 काट गया। 1/K डैश बराबर 1/K। तो यानी कि K डैश बराबर किसके आ गया K के। इसका अर्थ है हमने एक ऐसे स्प्रिंग को 3 हिस्सों में काटा और दोबारा से श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो जो परिणामी बल नियतांक आएगा वो पहले वाले बल नियतांक के ही बराबर होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब समांतर क्रम में देखिए, समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जोड़ते हैं, ये पहली स्प्रिंग थी, ये दूसरी स्प्रिंग थी और यह तीसरी स्प्रिंग थी, और इन तीनों को आपस में ऐसे जोड़ना है आपने, तब ये कहलाएगा समांतर क्रम। इसका बल नियतांक K1, इसका K2 और इसका K3 और परिणामी है K डबल डैश। तो इसका फार्मूला होता है K डबल डैश परिणामी बल नियतांक बराबर होता है K1 प्लस K2 प्लस K3। K1 का मान कितना था, हमने देखा था 6K, यह आएगा 6K। K2 का मान 3K और K3 का मान हमारा था यहाँ पे निकाला K3 2K, ये था 2K। तो 6 और 3 9 और 2 11K, ये किसके बराबर आ गया K डबल डैश के बराबर आ गया। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है K डैश अनुपात K डबल डैश। तो लिखेंगे K डैश बटे K डबल डैश बराबर, K डैश का मान कितना है K के बराबर और K डबल डैश का मान कितना है 11K। K से K कट गया, क्या गया 1/11। तो लिखेंगे K डैश अनुपात K डबल डैश बराबर 1/11। इस हिसाब से देखें तो हमारा जो आंसर आ रहा है 1/11 है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको फार्मूले पता है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप नोट कीजिए फिर।